हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई एम सियान। वेरी गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सभी? जयपुर में यहाँ पे अभी बारिश चल रही है एंड विथ इट कम हेल्थ इश्यूज। यहाँ पे हम जो टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सियोम 4 मिशन को हम डिस्कस करेंगे, जिसके तहत हमारे पायलट पहुंच चुके हैं आईएसएस शुभांशु शुक्ला, एंड नासा का एयर एंड स्पेस प्रोग्राम, जिसके तहत फर्स्ट इंडियन को सिलेक्ट किया गया है एक मेजर स्पेस प्रोग्राम के लिए, और इस प्रकार वह पहली एस्ट्रोनॉट बन चुकी है इंडिया से। उनका नाम हम डिस्कस करेंगे। KIUG हम स्पोर्ट्स न्यूज़ में डिस्कस करेंगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम एंड अदर खेलो इंडिया के जो वर्जन है उनका हम रिवीजन करेंगे। रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम सेकेंड लार्जेस्ट बोलते हैं, बहुत रिस्पेक्ट दी थी हमें इन्हें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इन्होंने रिसेंटली इंडिया के बारे में टिप्पणी करी है, उसके बारे में हम जानेंगे। SVL, DRS, PSS एंड भारत नेट प्रोग्राम एंड इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस एंड ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक, इन सारे टर्म्स को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। द फर्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेस मिशन पायलटेड बाय इंडियाज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला? उस स्पेस मिशन का नाम बता दीजिए जिसके लिए रिसेंट पायलट बने हैं इंडिया के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, एंड दैट इज वी ऑल नो एक्सियोम 4 मिशन, जिसके तहत रिसेंटली यह गए ISS में। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सियोम 4 मिशन को हम डिस्कस करेंगे। किसने इसे लॉन्च करा है? नासा और स्पेसएक्स ने इसे ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया है। बेसिकली यह मिशन है एक्सियोम स्पेस का, US बेस्ड एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है यह, और इनकी प्लानिंग है सिविलियन स्पेस मिशन, यानी स्पेस में ह्यूमन को भेजना है एज अ यात्री, एज अ टूरिस्ट, और इसके लिए इन्होंने एक्सियोम 4 मिशन को लॉन्च कर रखा है। 4 से समझ पा रहे हैं, इस एक्सियोम मिशन का 4th एडिशन है यह। इससे पहले ऑलरेडी 1st, 2nd, 3rd एडिशन यहाँ पर हो चुके हैं। इस प्रकार एक्सियोम स्पेस ने यहाँ पर पार्टनरशिप करी है नासा एंड स्पेसएक्स के साथ, और स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 जो लॉन्च व्हीकल है उसे यूज़ करके ISS में एक्सियोम 4 मिशन को भेजा है 4 क्रू मेंबर के साथ। ठीक है। एक्सियोम स्पेस को 2016 में फाउंड किया गया था। इनके फाउंडर ध्यान रख लेना, एंड दैट इज माइकल टी। ये एक्सियोम स्पेस के फाउंडर है। जो नासा है वहाँ पर ये ऑलरेडी प्रोग्राम मैनेजर रह चुके हैं। इनका फर्स्ट मिशन आता है एक्सियोम 1 2022 में। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उस पर जो निर्भरता है, डिपेंडेंस है, उसे रिड्यूस करना है, ख़त्म करना है, और स्पेस स्टेशन का कमर्शलाइजेशन करना है, सो दैट ह्यूमन फ्लाइट फ्यूचर में की जा सके। एक्सियोम 1 2022 में आया था, एक्सियोम 2 2023 में आया था, एक्सियोम 3 2024 में आया था। ठीक है। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एक्सियोम 4 और उसके क्रू मेंबर को। बेसिकली इस बार 4 कंट्रीज़ को सिलेक्ट किया गया। हर बार 4 कंट्रीज से ही जाते। इस बार जो 4 कंट्री गई है USA, इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी। इंडिया से है शुभांशु शुक्ला द पायलट, और बैकअप पायलट भी यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही प्लान होते हैं, दैट इज़ प्रशांत बालाकृष्णन नायर बैकअप, एंड द प्राइम वन इज शुभांशु शुक्ला जो एक्सियोम 4 के तहत जा चुके हैं। एंड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस मिशन को जो कमांड कर रही है, एंड दैट इज़ पैगी विटसन, USA से है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनकी 5th स्पेस फ्लाइट यह रहने वाली है। इससे पहले यह जो एक्सियोम 2 था उसको भी इन्होंने कमांड किया था, नाउ एक्सियोम 4 को यह कमांड कर रही है दी पैगी विटसन। इसके अलावा पोलैंड से गए थे स्लावोस उजनस्की, एंड हंगरी से गए थे तिबोर कापू। एंड एक्सियोम स्पेस ने इंडिया की एक जो स्टार्टअप कंपनी है द स्काई रूट, उसके साथ भी यहाँ पर कोलैबोरेशन किया है एक्सियोम 4 के लिए। यहाँ पर एक अदर पर्सन का मैं नाम डिस्कस करूँगी, एंड दैट इज़ माइकल लोपेज। बेसिकली यह भी कमांडर है एक्सियोम 1 के और एक्सियोम 3 के। एक्सियोम 4 को जिसने कमांड करा है दैट इज़ पैगी विटसन, उनकी यह बैकअप प्लान थे, बट पैगी विटसन सफलतापूर्वक ISS में पहुंच चुकी है। माइकल लोपेज का नाम ध्यान रख लेना। जो एक्सियोम 1 था एंड एक्सियोम 3 था उसको इन्होंने कमांड किया था। ओवरऑल 14 डेज के मिशन के लिए ये 4 लोग गए हैं स्पेसएक्स ड्रैगन के साथ ISS में, एंड सफलतापूर्वक ISS में इन्होंने एंट्री मार ली है, और फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन को बनाने में अपना जो रोल है उसे यहाँ पर दे दिया है। वहाँ पर जाकर ये लोग करेंगे क्या? 14 डेज तक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेंगे। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट?
फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मिशन एक माइक्रो ग्रेविटी मिशन है। माइक्रो ग्रेविटी यानी ज़ीरो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर काम करेगा। जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल स्टेट में होगी, नो फ्री फॉल, वी ऑल नो दैट, और ज़ीरो ग्रेविटेशनल फोर्स में है। ये जिस प्रकार जो गगनयान है, स्पेसएक्स है, ये सब माइक्रो ग्रेविटी वाले मिशन है। यहाँ पर यह एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को स्टडी करेंगे एंड दैट इज टार्डिग्रेड। सो इसे वाटर बियर के नाम से भी जाना जाता है। वॉल्केनो से लेकर ओशन तक यह पाया जाता है और इसे लेकर आईएसएस में गए 4 क्रू मेंबर और इसके बिहेवियर को स्टडी किया जाएगा, किस प्रकार यह बिहेव करता है। सो टार्डिग्रेड इस मिशन का हाईलाइट रहा। इसके अलावा 6 टाइप की क्रॉप है जिसमें से मूंग दाल पर स्पेशल फोकस रहेगा और उसकी ग्रोथ एंड इम्पैक्ट को ये स्पेस में स्टडी करेंगे। एंड द लास्ट वन इज साइनोबैक्टीरिया, उसकी ग्रोथ को स्टडी करना, फोटोसिंथेसिस इन स्पेस। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स को 14 डेज तक ये 4 लोग मिलकर करेंगे। दैट्स ऑल। ओवरऑल हमने यहाँ पे डिस्कस करा द एक्सियोम 4 मिशन, द 4th स्पेस फ्लाइट बाय द एक्सियोम स्पेस। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे कुछ रीसेंट मिशन जो हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में रहे थे एंड दे आर द निसार, बेसिकली नासा एंड इसरो के बिटवीन है। एंड विच स्टेट हैज एमर्ज्ड एज द लीडिंग स्टेट इन द इंडिया फॉर द स्केल एंड शेयर फैसिलिटी अंडर आयुष्मान भारत मिशन, और यह बना है बिहार। सोलर ऑर्बिटर मिशन, ये जॉइंट मिशन है किन 2 स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का, ईएसए का एंड नासा का। न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसे ईसीआई ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा, दैट इज ईसीआई नेट। इंडिया एआई मिशन जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने, एंड अदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। द remission ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स से किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च करा, एंड दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तियानवन सेकेंड मिशन चाइना का है। चाइना को जब आईएसएस से निकाल दिया गया था, इन्होंने तियानवन को इनिशिएट किया था। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, नासा को हम डिस्कस करेंगे। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासाज एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। सो यहाँ पर रिसेंटली इंडिया की जानवी डांगीटी बन चुकी है द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट जिन्होंने नासा का एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को कंप्लीट किया है। और इस प्रोग्राम को कंप्लीट करते ही यह सिलेक्ट हो चुकी है टाइटन स्पेस मिशन 2029 के लिए, यानी इन्हें एज अ कैंडिडेट सिलेक्ट किया गया है। 2029 में टाइटन स्पेस मिशन को लॉन्च करेगा, जिसके तहत जो भी एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे उनके लिए जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए जा रहे हैं उसमें से इंडिया से जानवी डांगीटी को सिलेक्ट किया जा चुका है। इन्होंने बेसिकली नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम से ग्रेजुएशन करी है और ग्लोबल ट्रेनिंग रिसीव करी है एंड स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है ये स्टेम के। स्टेम यहाँ पे किसके लिए स्टैंड करता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ओवरऑल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं टाइटन स्पेस इंडस्ट्री, यूएसए बेस्ड एक कमर्शियल एरोस्पेस कंपनी है। यह 2021 में इन्हें फाउंड किया जाता है और बेसिकली 3 डिफरेंट लोकेशन में ये एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ हर्जेगोविना, सारजोवो, बॉस्निया, यूएसए बेस्ड ये डिफरेंट सिटीज़ में इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। और बेसिकली इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, 2029 तक इन्हें एक मिशन लॉन्च करना है एंड दैट इज टाइटन स्पेस मिशन। उसके लिए ये अभी काम कर रहे हैं। इस मिशन के तहत यह क्या करेंगे, अर्थ की ऑर्बिट करेंगे, 2 अर्थ ऑर्बिट 5 आवर्स की, जिसमें यह ज़ीरो ग्रेविटी को फील करेंगे। 2 सनराइज 2 सनसेट इस मिशन के तहत एस्ट्रोनॉट्स देखेंगे और यही इनका 2029 का मिशन रहने वाला है, यानी सेफ्टी से अर्थ के ऑर्बिट में 2 चक्कर लगाना, यह मिशन है दी 2029 मिशन ऑफ टाइटन स्पेस। यहाँ पर जो भी कमांडर है इस मिशन के लिए विलियम मैकआर्थर, इनका नाम ध्यान रख लेना, नासा के जूनियर रिटायर्ड एस्ट्रोनॉट है यह और यूएस की आर्मी में कर्नल रह चुके हैं। सो विलियम मैकआर्थर जूनियर यह कमांड करेंगे इस मिशन को एंड दैट इज द टाइटन स्पेस मिशन। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन लोकेटेड। OIC अभी न्यूज़ में रहा और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, एंड बेसिकली जेदा सऊदी अरेबिया में इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है।
57 मेंबर कंट्रीज़ है जो इस ग्रुप के मेंबर है। कब इसे फाउंड किया गया था? 1969 में इसे फाउंड किया गया था। जो मुस्लिम वर्ल्ड है उनकी पीस और डेवलपमेंट पर यह काम करती है। और यूनाइटेड नेशन के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अभी ये न्यूज़ में क्यों रहते हैं? बिकॉज OIC की जो एनुअल समिट होती है उसके लिए जो प्रेसिडेंसी है वो रिसेंटली मिली थी किसको? टर्की को। एंड फाइनली टर्की को यहाँ पर चांस मिला इंडिया को अगेन टारगेट करने का। सो यहाँ पर होता है 51st OIC काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर सेशन, यानी OIC की फॉरेन मिनिस्टर सेशन 51st एडिशन यहाँ पे हुआ। होस्ट कौन है? टर्की। टर्की से कौन आते हैं? उनके प्रेसिडेंट, एंड दैट इज़ रेसेप तैयब अर्दोगन। काफ़ी अच्छे से इंडिया को टारगेट करते हैं और यहाँ पर इंडिया को टारगेट करने के लिए इन्हें सपोर्ट करते हैं जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उनके DG। और उनके DG कौन है? दैट इज़ हुसैन ब्राहिम ताहा। इनका नाम ध्यान रख लेना। OIC के डायरेक्टर जनरल है यह, ठीक है। सो OIC के इस 51st समिट में जो होस्ट लीडर है टर्की एंड द DG, इन लोगों ने मिलकर इंडिया के खिलाफ जितने भी स्टेटमेंट जारी करे, द फर्स्ट वन कि सोशल मार्जिनाइजेशन हम लोगों ने करा हुआ है इंडियन मुस्लिम का, यानी जॉब में, हाउसिंग में, एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। जबकि इनको पता नहीं है कि किस प्रकार जो मुस्लिम लोग हैं हमारे साथ मिलकर दिवाली सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर। एंड मुस्लिम्स के जो राइट है, उनकी जो शिकायतें हैं वो प्रॉपर इंडिया में नहीं सुनी जा रही एज़ पर OIC। एंड जम्मू कश्मीर को लेकर इन्होंने कंसर्न शो करे बिकॉज पाकिस्तान का काफ़ी इन्फ्लुएंस है OIC पर। एंड एट लास्ट इन्होंने इंडिया से अर्ज करा है आप लोग एक बायलैटरल टॉक को आयोजित करें पाकिस्तान के साथ मिलकर, बिकॉज पाकिस्तान को पानी चाहिए द इंडस वाटर ट्रीटी। ओवरऑल आपको ध्यान रखना है यहाँ पर OIC इसे 1969 में बनाया गया था एंड रिसेंटली 51st इनका काउंसिल समिट हुआ था जिसे टर्की ने प्रेसिडेंट किया था, जहाँ पर इंडिया को इन लोगों ने क्रिटिसाइज़ करा। और इंडिया की तरफ से एक्सटर्नल जो हमारे मिनिस्टर हैं S जयशंकर, उन्होंने इन सभी रिमार्क को रिजेक्ट करा और टेररिज्म को एज स्टेट क्राफ्ट के रूप में कन्वर्ट होता हुआ यहाँ पर इंडिया का क्लेम है, जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान इन्फ्लुएंस ऑन OIC। Moving on, the next one. The next one, the Sabka Vishwas Legacy Dispute Resolution Scheme (SVLDRS) was introduced in which union budget? So एक मेजर स्कीम को हम डिस्कस कर रहे हैं और कौन से यूनियन बजट में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड दैट इज यूनियन बजट 2019 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को समझने के लिए इस स्कीम को जानना होगा। 2019 में ये आती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट है जो पेंडिंग है उसे रिजॉल्व करना, यानी टैक्स को सुलझाना, यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जितने भी पेंडिंग टैक्स चल रहे हैं। और इसे यूनियन बजट 2019 में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अभी रिसेंटली क्या होता है, न्यू दिल्ली में एक बेंच एंड दैट इज ऑफ द कस्टम एक्सरसाइज एंड सर्विस टैक्स, उस ट्राइब्यूनल ने रिसेंटली कहा है कि इस स्कीम के तहत जिन लोगों को भी अपने टैक्स को क्लियर करने के लिए एक सर्टिफिकेट दैट इज द डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वो इशू किया जा चुका है, उन लोगों पर दोबारा कोई क्लेम नहीं किया जा सकता। यानी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलना यानी आप सभी के सारे टैक्स क्लियर है एंड अगेन आप लोगों को टारगेट नहीं किया जा सकता टैक्स डिस्प्यूट को निपटाने के लिए। ऐसा इस स्कीम ने डिसाइड करा था, सबका विश्वास स्कीम। एंड रिसेंटली न्यू दिल्ली बेस्ड एक ट्राइब्यूनल ने कहा है कि जितनी भी रेवेन्यू जो प्रोसीडिंग्स वो चल रही है वो नहीं चल सकती बिकॉज डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑलरेडी लोगों के पास है, और अगर नहीं है देन आप उस केस को चलाएं कि हाँ इनका टैक्स पेंडिंग है। लेकिन अगर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑलरेडी लोगों के पास है, टैक्स उनका क्लियर है, सो उन पर नो मोर केस, एंड दैट्स वाई यह अभी न्यूज में रही थी। ओवरऑल 2019 में इसे लाया गया था, एक वन टाइम एमनेस्टी स्कीम है। यूनियन बजट 2019 में से लाया गया सो दैट सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्सरसाइज एंड जितने भी 26 अदर इनडायरेक्ट टैक्स लॉ है उनसे रिलेटेड जो डिस्प्यूट है, जो पेंडिंग है, उसे रिजॉल्व किया जा सके। The next one, the price support scheme is the part of which umbrella scheme? So PSS basically एक main component है किस स्कीम का, and that is PM आशा स्कीम। PM आशा का फुल फॉर्म यहाँ पे ध्यान रख लेना, दी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसे कब लाया जाता है? 2018 में इसे लाया जाता है।
और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत यह आती है। सो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें समझना है कि पीएम आशा के यहाँ पर 3 कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट प्राइस सपोर्ट स्कीम, जिसके तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और NAFED डिपार्टमेंट की हेल्प से किसानों से फसल खरीदती है और उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पर देती है। जो दूसरा कंपोनेंट है द PDSP, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, एंड तीसरा कंपोनेंट है पीएम आशा का पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। सो इस प्रकार 3 कंपोनेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं पीएम आशा के। एंड रिसेंटली यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में जो मूंग और उड़द की जो दाल है उसकी खरीदारी के लिए पीएम आशा का जो पहला कंपोनेंट है प्राइस सपोर्ट स्कीम, इसे ऑफर किया है कि किसानों को यहाँ पर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो दिया जाएगा और उसके तहत इन मूंग की और उड़द की जो दाल है उसकी खरीदारी की जाएगी। ओवरऑल पीएम आशा 2018 में इसे लाया जाता है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और सेंट्रल एजेंसी यहाँ पर हेल्प करती है NAFED, और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। Moving on the next one. Who won the javelin throw title at the Ostrava Golden Spike 225 meet held in Czech Republic? So recently Czech Republic में हमारे जो javelin thrower है नीरज चोपड़ा वो जीत कर आए हैं द मेडल, और रिसेंटली इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है वहाँ पर 85.29 मीटर का, और गोल्ड मेडल इन्होंने यहाँ पर सिक्योर किया है। ठीक है, और ये चैंपियनशिप चेक रिपब्लिक में होती है और नाम है ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक। ओवरऑल इससे पहले इनका जो बेस्ट रिकॉर्ड था 90.23 मीटर का पेरिस डायमंड लीग में। ओवरऑल हमें यहाँ पे डिस्कस करना है नीरज चोपड़ा, इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं हम वन टाइम उन्हें रिवाइज करेंगे। हमें गोल्ड दिलाने वाले यह सेकंड इंडिविजुअल है ओलंपिक में। फर्स्ट कौन है? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा के बाद हमारे पास गोल्ड मेडल आता है ओलंपिक में बाय द नीरज चोपड़ा। सेकेंड है कि नीरज चोपड़ा ने अपना पहला एशियन गेम गोल्ड मेडल कब जीता था? जकार्ता में 2018 में 88.06 मीटर टारगेट के साथ। एंड नीरज चोपड़ा जी ने एशियन गेम्स का जो नेक्स्ट टाइटल है वो भी जीता, सेम 2000 जो नेक्स्ट इसका एडिशन था 2023 का होंगजू में, और तब इनका रिकॉर्ड था 88.88 मीटर। यानी कंटिन्यूअसली 2 एशियन गेम्स ये यहाँ पर जीत जाते हैं गोल्ड मेडल के साथ। फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने खेली थी 2023 में बुदापेस्ट में, 88.17 मीटर रिकॉर्ड इनका रहा। एंड यहाँ पर इनका फर्स्ट इंटरनेशनल गोल्ड मेडल आ जाता है। फिर अभी रिसेंटली इनका दोहा में जो डायमंड लीग हुई थी 225, जहां पर इन्होंने अपना बेस्ट रिकॉर्ड बनाया 90.23 मीटर का। ठीक है, ओवरऑल रिसेंटली इनका अदर रिकॉर्ड है 85.29 मीटर का, और ये जो चैंपियनशिप है ये चेक रिपब्लिक में हुई है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम अंडर स्टेट लेड मॉडल। कौन सा राज्य नेतृत्व वाले मॉडल के तहत संशोधित। The next is which state has become the first in India to implement the amended Bharat Net program under a state-led model. So recently भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जो पहला बन चुका है जिन्होंने amended भारत नेट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करा है स्टेट लेड मॉडल के तहत, और यह करने वाला राज्य बना है दी गुजरात। बेसिकली इस प्रोग्राम के तहत गुजरात इंश्योर करेगा द डिजिटल कनेक्टिविटी सारी ग्राम पंचायत में और नॉन ग्राम पंचायत विलेज में, और इस प्रकार जो कनेक्टिविटी है, इंटरनेट है, हाई स्पीड इंटरनेट, डिजिटल सर्विस, उसे हर एक ग्राम पंचायत और नॉन ग्राम पंचायत में पहुंचाने वाला जो राज्य बना है, एंड दैट इज दी गुजरात। और इसके लिए जो प्रोग्राम है अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम। ठीक है, 98% सर्विस यहाँ पर अप टाइम गुजरात ने हासिल करी है, और यूनियन कैबिनेट ने एबीपी इस स्कीम को लॉन्च किया था 4 अगस्त 2023 में डिजिटल भारत निधि के तहत। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, वेयर इज साउथ एशिया रीजनल सेंटर फॉर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर बीइंग एस्टेब्लिश्ड। यहाँ पर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर एक इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, और हर एक रीजन में इनके सब ऑफिस बने हुए हैं। एंड रिसेंटली साउथ एशिया में इनका एक रीजनल सेंटर बना है। कहाँ पे बना है?
उत्तर प्रदेश आगरा में। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है कि जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है उनका एक रीजनल हेडक्वार्टर बनाया जाएगा। कहाँ पर? साउथ एशिया में। और साउथ एशिया में ये जो लोकेशन है आगरा उत्तर प्रदेश को डिसाइड की गई है। ठीक है, और सिंगना आगरा इस जगह को सिलेक्ट किया गया है सो दैट फूड सिक्योरिटी को एनहांस किया जा सके, फार्मर्स के इनकम को एनहांस किया जा सके। ओवरऑल हम यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, CIP। हर एक रीजन में इनके अलग अलग हेडक्वार्टर, सब ऑफिस लोकेटेड है और साउथ एशिया का आगरा उत्तर प्रदेश में तो खुल ही रहा है और इनका खुद का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है? लीमा, पेरू। एंड चाइना में भी इनका एक हेडक्वार्टर लोकेटेड है बीजिंग में। ओवरऑल इंडिया के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं जिसमें दोनों मिलकर कोलैबोरेशन करेंगे। 171 करोड़ है जिसमें से इंडिया 111 करोड़ देगा और CIP 60 करोड़ देगा। और इस प्रकार इंडिया का जो फूड मार्केट है उसे इम्प्रूव करना, फार्मर की इनकम को बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट, ये सब दिखेगा इस हेडक्वार्टर के साथ। एंड पोटैटो में हमारी रैंक भी यहाँ पर हाईलाइट रही। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पोटैटोज। Moving on the next one. The next is where was the Indian Conservation Conference 2025 held? और ये रिसेंटली उत्तराखंड में हुआ है। सेकेंड एडिशन था ये। इससे पहले फर्स्ट एडिशन 2023 में हुआ था जब हम प्रोजेक्ट टाइगर की 50th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे थे और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च कर रहे थे। ओवरऑल ICCUN 2025 इसे रिसेंटली देहरादून उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में होस्ट किया गया। बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जितना भी क्रिटिकल एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है इंडिया में, जितने भी चैलेंज है उसे एड्रेस करना और बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन पर फोकस करना, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बूस्ट करना, यह इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहा था। ओवरऑल काफी इंपॉर्टेंट है इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस क्योंकि इसी के तहत ये डिसाइड किया गया था कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को इनिशिएट किया जाएगा। सो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कौन सी कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था? एंड दैट इज द इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2023। ये आप ध्यान रख लेना यहाँ पे। एंड उसके बाद यूनियन कैबिनेट 29 Feb 2024 को IBCA द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अप्रूवल के लिए अप्रूव देता है। Moving on the next one, which state is the host of 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025? सो यूनिवर्सिटी गेम को हम डिस्कस कर रहे, अभी यह होंगे और नवंबर में होंगे और राजस्थान इन्हें होस्ट करता नजर आएगा। सो पूर्णिमा यूनिवर्सिटी एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी मिलकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे एंड सम 4500 एथलीट एंड 770 मेडल्स यहाँ पर इस गेम का पार्ट रहेगा। ठीक है, इससे पहले जो इसके लास्ट एडिशन हुए थे उन्हें हम देख लेते। जो लास्ट 4th एडिशन हुआ था वो हुआ था 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। कौन कौन से थे? असम, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। और यहाँ पर विनर कौन रही थी? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। सो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 4th एडिशन में विनर था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इनका 3rd एडिशन उत्तर प्रदेश में होता है और विनर्स थे पंजाब यूनिवर्सिटी। इनका जो 2nd एडिशन है वो कर्नाटका में होता है और विनर थी जैन यूनिवर्सिटी। और इनका जो 1st एडिशन है वो होता है उड़ीसा में, कलिंगा इंस्टीट्यूट होस्ट करता है और विनर थे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ठीक है, इसी के साथ खेलो इंडिया अदर जो एडिशन हमने देखे थे, अभी रिसेंटली खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, 7th एडिशन हुआ था जिसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया था। होस्ट किसने किया था? बिहार ने। इसके अलावा खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुआ था अभी, उसका 5th एडिशन हुआ था, 2 फेज में चला था, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर में, और चैंपियन बना था इंडियन आर्मी। एंड लास्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स अभी हुए थे, दिल्ली में हुए थे, हरियाणा ने टॉप किया था। राइट, सो आज इस सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। आज के जो क्विज के क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एंड इट इज एसोसिएटेड विथ गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज। इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज टू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।